So let's go ahead with next question. Question number 18. The period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring is t. हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग सस्पेंड किया है और उस स्प्रिंग से वी हैव सस्पेंडेड अ मास m1 and the period of oscillation is t. When a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the period is 2t. Compare the masses m1 and m2. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. What you have is हमारे पास एक मास था m1 which is suspended from a light spring. तो to start with सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए. You have a rigid support. Rigid support से there is a spring and spring के नीचे एक मास है. There is some mass m connected to the spring. Mass m1 is connected to the spring. This system is made to oscillate. मतलब इसको हमने स्ट्रेच किया, रिलीज कर दिया तो इट विल ऑसिलेट एंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t. इस केस में मास m इज इक्वल टू m1 क्योंकि सिर्फ एक ही मास कनेक्टेड है, दैट इज व्हाई m इज इक्वल टू m1. देन अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला है. अब सेम सिस्टम सिर्फ एक एडिशनल आपने मास कनेक्ट कर दिया. तो इफ यू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, when a body of mass m2 is tied to the first body, which means इसके नीचे हमने और एक मास लगा दिया m2 and now the system is made to oscillate. So in this case, when the system is made to oscillate, new time period is 2t. So time period is 2t and definitely इस केस में mass m dash will be m1 plus m2. दोनों केस में स्प्रिंग सेम था तो स्प्रिंग का कांस्टेंट दोनों केस का सेम होगा. तो पहले केस में एक मास था, दो मासेस है. यू हैव मास m1 एंड m2. गुड. देन तो गिवन पैरामीटर में सबसे पहले क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई कर लो. यू हैव इनिशियल मास एज m1, यू हैव फाइनल मास एज m1 प्लस m2, यू हैव टाइम पीरियड, फाइनल टाइम पीरियड एज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड. और फाइंड करने के लिए क्या बोला है, कंपेयर बोला है. व्हाट डू यू मीन बाय कंपेयर? रेशो. तो यू आर सपोज टू कंपेयर m1 एंड m2. मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट रेशो ऑफ m1 एंड m2. एक्सट्रीमली सिंपल लेवल क्वेश्चन. सो आई होप you know what is the formula of time period. What is time period? 2 pi by omega. Omega is root of k by m. इसका मतलब टाइम पीरियड t इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k. 2 पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m. गुड. देन हमारे पास एक गिवन डेटा था जिसमें फाइनल टाइम पीरियड दिया है 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड, विच मीन्स यहाँ से आपको t डैश बाई t मिल जाएगा. और इस t डैश बाई t करेक्ट. तो सिमिलरली अब हमारे पास टाइम और मास का रिलेशन है. तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास. मतलब आप लिख सकते हो t डैश बाई t इज इक्वल टू रूट ऑफ m डैश बाई n, वेयर डैश मतलब प्राइम मतलब सेकेंड केस और अनप्राइम मतलब फर्स्ट केस. तो फर्स्ट केस में सिर्फ मास था m1, दूसरे केस में था m1 प्लस m2. t डैश बाई t कितना है? 2. m डैश कितना है? m1 प्लस m2 अपॉन m1. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, 2 का स्क्वायर 4, m1 प्लस m2 अपॉन m1. देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4m1 इक्वल टू m1 प्लस m2. 4m1 माइनस m1 मतलब 3m1 इक्वल टू m2. मतलब m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1 बाई 3. तो आपको मिल गया रेशो ऑफ मासेस m1 बाई m2 इज 1 बाई 3. तो आंसर इज 1 बाई 3. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 19. The displacement of an oscillating particle is given by x equal to a sin omega t plus b cos omega t, where a, b, and omega are constants. Prove that the particle performs a linear simple harmonic motion with amplitude a equal to root of a square plus b square. First of all, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में दो टर्म आना, बीच में प्लस या माइनस आना, मतलब ये दो ऐसे टर्म का कॉम्बिनेशन है. देन दे आर आस्किंग यू कि जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आपको प्रूव करना है. तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो ऐसे क्वेश्चंस में यू ऑलवेज स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, राइट? देन टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिल जाएगा dx by dt, बट dx by dt इज वेलोसिटी. दिस इज इक्वल टू d dt ऑफ a sin omega t plus b cos omega t. Then clearly इन्होंने मेंशन किया है a, b and omega are constants. तो v इक्वल टू, जब पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे, पहले टर्म का a sin omega t का, तो a आएगा कांस्टेंट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ sin omega t प्लस जब सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो b आएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t. देन साइन का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है? cos. साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव cos ओमेगा t इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t, वो आता है ओमेगा. माइनस क्यों? माइनस क्योंकि cos का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू ओमेगा. तो a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस b ओमेगा sin ओमेगा t, ये आ गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. देन हमको चाहिए एक्सेलरेशन, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv बाय dt. तो d dt ऑफ v में दो टर्म्स है, एक है a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस b ओमेगा sin ओमेगा t, b ओमेगा sin ओमेगा t. वापस से वही पहले टर्म का डेरिवेटिव, जब पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो a ओमेगा कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस sin ओमेगा t और ओमेगा t का डेरिवेटिव ओमेगा, तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस b ओमेगा कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, तो आ गया ओमेगा स्क्वायर. ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन. इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर निकाल लो कॉमन. अब सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि स्मॉल a इज ऑलरेडी यूज फॉर एम्पलीट्यूड, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसके लिए मैं एक्सप्रेशन को लिख दूंगा a c c, क्योंकि स्मॉल a ये ऑलरेडी हमारे पास जो इक्वेशन था उसमें जो पहला टर्म था उसका एम्पलीट्यूड है, तो फिर मैंने एक्सेलरेशन का नोटेशन चेंज कर दिया. दैट्स इट. इसमें से आप ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो. इफ यू टेक आउट ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं. माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन मतलब क्या बचेगा? a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी. लेकिन a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी क्या है? x. So therefore acceleration is equal to minus omega square x. So therefore acceleration is equal to minus omega square x. Therefore the motion is linear simple harmonic motion. The motion is linear simple harmonic motion. यहाँ तक क्लियर? अब एक ही पार्ट सॉल्व हुआ, दो पार्ट थे. एक तो पहले SHM में प्रूव करो, फिर ये बताओ कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेई नीट पे आते हैं. दे विल गिव यू फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 10 sin ओमेगा t प्लस 20 cos ओमेगा t. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस
20 स्क्वायर। तो सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो ये प्रूव कैसे करोगे? तो टू प्रूव दिस, सबसे पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था हमारे पास x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। अब लुक, अगर आपको साइन ऑफ a प्लस b पता है तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन a पहले टर्म में, कॉस a दूसरे टर्म में, मतलब ओमेगा टी यहाँ पे एक में साइन है एक में कॉस है, मतलब साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, राइट। तो साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमको। तो लेट, ये जो स्मॉल a है इसको बोल दूंगा मैं a cos फाइ, और जो स्मॉल b है इसको बोल दूंगा मैं a sin फाइ। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया। बट जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मे बी ये x विल नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसा हो सकता है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ये इक्वेशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट नहीं करे, हो सकता है। तो वापस चेक करना पड़ेगा एक बार, यू हैव टू चेक वंस मोर, वंस अगेन, कि दिस रिप्रेजेंट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे चेक करोगे? इक्वेशन नंबर 2, 3 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? 1 में। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो therefore x इक्वल टू स्मॉल a क्या था? a cos फाइ, और साथ में क्या है? साइन। तो a साइन ओमेगा टी cos फाइ, राइट। साइन ओमेगा टी है और a क्या है? a cos फाइ। वैसे ही b क्या है? a साइन फाइ cos ओमेगा टी। तो a साइन फाइ cos ओमेगा टी। तो आ गया क्या? ये a साइन ओमेगा टी कॉस फाइ, a कॉस ओमेगा टी साइन फाइ, कुछ नहीं है, ये a साइन फाइ। b की जगह पे क्या लिखा? a साइन फाइ, और कौन सा साथ में? कॉस ओमेगा टी। a साइन फाइ साथ में कौन है? कॉस ओमेगा टी। इन दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा? a। क्या आएगा? साइन ओमेगा टी कॉस फाइ प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइ। दिस इज साइन ए cos b प्लस cos a sin b, मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ। डज दिस रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन? यस। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी ये मोशन कौन सा आ रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो रिमेंबर, यहां से इस स्टेज तक, इस स्टेप तक ये कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ हमने हमारे लिए किया सो दैट टू बी श्योर। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमको क्या मिल रहा है वापस से? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो रिमेंबर, फ्रॉम दिस स्टेप अंटिल दिस स्टेप यू मे स्किप। इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये सिर्फ हमारा वेरिफिकेशन था। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है, क्या प्रूव करना है? a इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूशन किया मतलब कुछ लॉजिक होगा, यूज करना है इसलिए किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? क्या प्रूव करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास क्या है? ए और बी। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सिंपल स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3। तो इक्वेशन नंबर 2 मतलब ए का स्क्वायर, 3 मतलब बी का स्क्वायर। ए था ए कॉस फाइ, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ, और बी है ए साइन फाइ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ पे क्या आया? कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ। व्हाट इज कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ? 1। Therefore, a square plus b square is equal to capital A square. Therefore, capital A equal to under root of a square plus b square. Hence, proved the resultant amplitude is root of a square plus b square.
Next question. So I hope it is done. Two parallel simple harmonic motions represented by x1 equal to 5 sine 4 pi t plus pi by 3 and x2 equal to 3 sine 4 pi t plus pi by 4 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है, are superposed on a particle. Determine the amplitude and epoch of the resultant SHM. So basically if you remember, हमने composition of SHM ये टॉपिक देखा था, जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स थे, both were performing linear simple harmonic motion having same period and about the same line, along the same line. तो अगर टू पैरेलल एसएचएम है, थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, मीनिंग उसका वही है, इट्स द सेम थिंग दैट वी हैव सीन। सिर्फ अभी ऐसा बोला कि हमारे पास दो एसएचएम है, तो हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और पार्टिकल एक ही है, और दो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन से है, ये पैरेलल है। पैरेलल और सेम स्ट्रेट लाइन एक ही बात होती है, क्योंकि पैरेलल लाइंस मतलब दे आर बेसिकली अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो दोनों के दोनों अलोंग एक्स एक्सिस होंगे, या फिर दोनों अलोंग वाई एक्सिस होंगे, या दोनों अलोंग जेड एक्सिस होंगे। तो टू पैरेलल एसएचएम बोलना या फिर डायरेक्टली बोलना कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएचएम एक ही बात है। और सुपरपोज मतलब दो एसएचएम ओवरलैप कर दिए, किसके ऊपर ओवरलैप कर दिए, सिंगल पार्टिकल के ऊपर, ऑन अ पार्टिकल। तो दो एसएचएम सिंगल पार्टिकल के ऊपर ओवरलैप करना या फिर दो पार्टिकल के एसएचएम को कंबाइन करना, इज द सेम थिंग। हमने क्या किया था, दो पार्टिकल के एसएचएम को कंबाइन किया था। यहाँ पे क्या है, दो एसएचएम अलग अलग है, पार्टिकल एक है, और दोनों एसएचएम को एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर ओवरलैप कर दिया। सुपरपोस्ट मतलब सुपर इम्पोज मतलब ओवरलैप। डिटरमाइन एम्पलीट्यूड एंड इपोक। तो डू यू रिमेम्बर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हमने डिनोट किया था आर से, और हमने रिजल्टेंट फेज फाइंड किया था, उसको डिनोट किया था डेल्टा से। तो जो रिजल्टेंट फेज है उसी को नया नाम है, क्या बोलते हैं, इपोक। इपोक मतलब बाकी कुछ नहीं, इपोक मतलब रिजल्टेंट फेज डेल्टा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में हमारे पास क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास गिवन में x1 है 5 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 3 सेंटीमीटर, पाई बाई 3 सेंटीमीटर, मतलब x इज इन सेंटीमीटर बेसिकली। और आपको पता होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था। हमने जब दो एसएचएम लिए थे तो पहला एसएचएम का इक्वेशन था x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1, राइट। सिमिलरली आपको x2 भी दिया है, x2 आपको दिया है 3 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 4 सेंटीमीटर। और इसका भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने देखा था, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई 2। तो गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि a1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और a2 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। पहले का इनिशियल फेज है पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्रीज, और दूसरे का इनिशियल फेज है पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्रीज। आपको फाइंड करने के लिए बोला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर 1 व्हाट इज कैपिटल आर, नंबर 2 इपोक मतलब डेल्टा। एंड यू मस्ट रिमेंबर, याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा मतलब फाइव 1 माइनस फाइव 2। यहाँ तक क्लियर। देन इपोक, इपोक मतलब डेल्टा, डेल्टा वाज tan इनवर्स ऑफ a1 sin फाइव 1 प्लस a2 sin फाइव 2 अपॉन a1 cos फाइव 1 प्लस a2 cos फाइव 2। तो SHM ऐसी ब्लैंक पेसेस, डोंट बी ब्लैंक, क्योंकि ये पता होना चाहिए दो एसएचएम को कंबाइन करने के बाद जब रिजल्टेंट डेल्टा फाइंड करते हो तो वो आता है tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स ऑफ a1 sin फाइव 1। मैंने बताया भी था, tan है तो ऊपर साइन नीचे cos, a1 sin फाइव 1 नीचे पहला टर्म आएगा a1 cos फाइव 1,
प्लस एंड प्लस, ऊपर आएगा a2 sin phi 2, नीचे आएगा a2 cos phi 2। तो ये है इपोक का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इपोक विच इज रिजल्टेंट फेज। तो रिजल्टेंट फेज को क्या बोलते हैं? इपोक। तो सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली सिंपल, क्योंकि सॉल्यूशन में हमको सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। किस किस का वैल्यू? तो हमारे पास a1 a2 phi1 phi2 सारे वैल्यूज हमको पता है। तो वी नो ऑल दिस वैल्यूज, वी नो व्हाट इज a1, वी नो व्हाट इज a2, वी नो व्हाट इज phi1, we know what is phi2, so just substitute all these values and solve. So then r equal to under root of a1 is 5, 5 का square, a2 is 3, 3 का square, 2a1 मतलब 5, a2 मतलब 3, cos of, एक काम करो यहीं पे लिख लो, आपने ऑलरेडी लिखा ना यहाँ पे phi1 कितना है π/3, मतलब कितना 60 डिग्री, phi2 कितना है π/4 मतलब कितना 45 डिग्री। तो π/3 माइनस π/4, 4 pi माइनस 3 pi इज π/12, π/12 मतलब 15 डिग्री। तो 15 डिग्री है वो, तो यहाँ पे लिखोगे cos ऑफ π/12 मतलब cos ऑफ 15 डिग्रीज। गुड। r इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30, और ये जो cos ऑफ π/2 की वैल्यू है 15 डिग्री की वैल्यू है। वेल बाय द वे यू नो व्हाट इज cos ऑफ 30? यस बताओ। √3/2 मतलब 0.8606 बराबर। व्हाट इज cos 0? 1। तो आंसर हमारा cos ऑफ π/12 मतलब cos ऑफ 15 डिग्री, ये आना चाहिए 1 से 0.86 के बीच में। 15 डिग्री का cos 0.9659, तो दिस इज 0.9659। अब आंसर हमारा कुछ भी आए उससे पहले क्रॉस वेरिफिकेशन। 0.96 मतलब रफली 1 into 30 is 30, 25 plus 9 is 34, 34 plus 30 is 64, 64 का रूट इज 8। हमारा आंसर 8 से थोड़ा सा कम आएगा। तो लेट अस चेक। 0.9659 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 0.9659 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 28.977। इसमें 34 ऐड करो क्योंकि 25 और 9 भी था, तो इसमें 34 ऐड करो, कितना आ गया 62.977। इसका रूट ले लो, कितना आ गया 7.935। तो ये हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद आता है 62.977, और ये हमको मिल जाता है फाइनली 7.935 क्या सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर? a1 a2 दोनों किस में थे? सेंटीमीटर, दैट इज वाई सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमको पता ही थे, वी ऑलरेडी न्यू कि आंसर क्या है, रफली रफली आंसर आपका आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए रफली रफली अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए 8 के आसपास। नंबर 2 डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला यहीं पे लिखा है a1, व्हाट इज a1? 5, साइन ऑफ phi1, phi1 is π/3, a2 is 3, phi2 is π/4 upon a1 is 5 cos of π/3 plus 3 cos of π/4, then therefore delta equal to tan inverse of sin 5, what is sin of 60? √3/2 मतलब 0.8606, 0.86, that's it। 06 में लिखूंगा नहीं क्योंकि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर भी देख रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर वी आर नॉट लुकिंग फॉर, अपने आप मिल जाएगा हमको। व्हाट इज साइन ऑफ 45? 1/√2 मतलब कितना 0.7071, तो +3 into 0.70 अपॉन cos of π/3, cos of 60 is 1/2, 1/2 मतलब 0.5, again cos of 45 is again 1/√2 मतलब 0.70। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? What is 86 5 का? What is 86 10 का? What is half of 860?
430, तो 0.86 5 से 4.3, तो 4.3 आएगा वो। therefore delta is equal to tan inverse of 5 into 0.86 is 4.3, 0.7 into 3 is 2.1 upon 5 का half 2.5 plus 2.1. So therefore delta is equal to tan inverse of 6.4 upon 4.6. ये आता है 1.391 approximately. tan inverse of 1.391 और tan inverse of 1.391 ढूंढोगे, किसमें ढूंढोगे? नेचुरल टेंजेंट्स का टेबल है, तो आपको मिलेगा रफली 54 डिग्रीज एंड 23 मिनट्स। तो 54 डिग्री 18 मिनट्स, 54 डिग्री 20 मिनट्स, 54 डिग्री 15 मिनट्स, 54 डिग्री 25 मिनट्स, ये सारे के सारे आंसर चलेंगे। तो दे आर एक्सेप्टेड बिकॉज दे आर वेल विद इन एरर मार्जिन। तो 54 डिग्रीज 15 मिनट से लेके 54 डिग्रीज 25 मिनट तक यू कैन जस्ट राइट डाउन दोज आंसर करेक्टली। तो ये एग्जैक्ट आंसर आता है 54 डिग्रीज एंड 23 मिनट्स। Let us go ahead with next question. So remember this: tan 45 1, tan 60 √3 मतलब 1.732। हमारा आंसर 1 और 1.732 के बीच में है 1.39, और उसमें भी 1 और 1.7 के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है रफली 1.39। तो आंसर 45 से 60 के बीच में एंड टू बी प्रिसाइज 55 डिग्री के आसपास, तो बराबर है 54 डिग्री 23 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support from a thin metallic string. By holding the rim of the disc, the string is twisted through 60 degree and released. पहले एक एक सेंटेंस करके क्वेश्चन पढ़ देंगे। A 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support है। Then you have a string, यहाँ पे एक string है, इस string के एक end पे एक thin metallic disc है। You have a thin metallic disc and this thin metallic disc is 20 centimeter wide। तो 20 centimeter wide ऐसा बोलने का मतलब होगा they are trying to tell you what is the distance from one end to the other end, मतलब what is diameter, मतलब वाइड 20 सेंटीमीटर वाइड मतलब डायमीटर बता दिया आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पैरामीटर में सबसे पहले आपको बताया है डायमीटर विच इज 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस होगा 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर, मतलब रेडियस है 10 पावर -1 मीटर। मास ऑफ द डिस्क 200 ग्राम मतलब 0.2 किलोग्राम। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? इसके बाद बोला है बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क, रिम मतलब बाउंड्री पेरिफेरी, बाय होल्डिंग द रिम द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड बाय 60 डिग्री। डिस्क को आप अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो स्ट्रिंग एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट होगा, और ट्विस्ट हुआ कितने डिग्री से? 60 डिग्री। एंगल इज 60 डिग्री मतलब π/3, करेक्ट, बराबर। एंड रिलीज, तो इसको जैसे रोटेट करके रिलीज कर दिया, डिस्क को आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया था, स्ट्रिंग एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट हुआ और रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे बोला है इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस ऑफ पीरियड 1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देन calculate the maximum torque generated in the string under undamped conditions. Calculate what is the torque generated, maximum torque generated मतलब tau under undamped condition, and use the value of pi cube as 31. Use the value of pi cube as 31. Good. यहाँ तक सब क्लियर? देन टॉर्क फाइंड करने के लिए बोला है, तो डेफिनेटली टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Do you remember what was the formula of torque? C theta, I alpha नहीं,
सी थीटा, आई अल्फा भी यूज करेंगे बाद में, सी थीटा। क्यों सी थीटा? थीटा दिया है, टॉर्क पूछा है, सी पता है क्या? पता है? नहीं, नहीं पता। यू नो व्हाट इज सी? ट्विस्ट कांस्टेंट। जैसे 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 फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स था, वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क माइनस सी थीटा था। मैं अगर मैग्नीट्यूड देखूंगा तो के एक्स मतलब सी थीटा, के की जगह पे कौन है? ये कौन था? स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट? ये कौन है? ट्विस्ट कांस्टेंट। सिंपल। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो हमको सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू तो कुछ पता है नहीं, लेकिन टाइम पीरियड कहीं तो मेंशन किया। और अगर टाइम पीरियड मेंशन किया तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा होता है k बाय m। के की जगह पे यहाँ लिखते हो सी, एम की जगह पे लिखते हो आई, राइट? आ गया सी? यस। सी पता है? यस। आई पता है? नो। करेंगे उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन सी बाय आई। आ गया ऊपर। therefore सी यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो सी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन टी स्क्वायर। करेक्ट? डू यू नो आई half mr square? Why? Because the disk is rotating about its own axis. Its own axis is a straight line perpendicular to the plane of disk and passing through its center of mass. Half mr square. अगर यही एक्सिस यहाँ पे हो, टेंजेंट पे हो तो अलग आएगा। यही एक्सिस अगर रिंग के लिए हो तो mr स्क्वायर आएगा, लेकिन ये रिंग है क्या? तो डिस्क है। तो I इक्वल टू, but I equal to 1 by 2 mr square. Therefore, C equal to 4 pi square by t square. What is I? Half mr square. Half mr square. 1 and 2. So what is C? What is C? 2 pi square mr square upon t square. Therefore, torque, which is C theta. What is C? Okay, therefore torque equal to 2 pi square mr square upon t square into theta. अब बुक टू बुक सॉल्व करने का मेथड अलग है। सॉल्व करना मतलब है सब यही, लेकिन सम बुक्स व्हाट दे डू इज पहले वो आई फाइंड करेंगे, वो आई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सी फाइंड करेंगे, राइट? फिर सी और थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बट आई डोंट डू इट। क्यों नहीं? उसका एक रीजन है। सपोज सपोज आई के कैलकुलेशन में गलती हो गई, मतलब सी के कैलकुलेशन भी गलती हो गई, मतलब टॉर्क के कैलकुलेशन में भी गलती हो गई। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, कभी भी जब तक फाइनल फॉर्मूला बनता नहीं है, डू नॉट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। नहीं तो गए एक गलत तो सब गलत। ना इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। याद है चैप्टर नंबर 1 11? अभी नए नए सिलेबस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बोल दिया, लेकिन दैट इज एक्चुअली प्रोपोगेशन ऑफ एरर। एक में गलती, दूसरे में गलती, तीसरे में गलती, चलते गए ना। 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 नहीं डालना, नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्या लिखा है? पाई क्यूब। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना। पाई स्क्वायर मास कितना था? 0.2। आर कितना है? 10 पावर -1। इसका क्या है? स्क्वायर। थीटा कितना है? पाई बाई 3 60 डिग्री। और टाइम पीरियड कितना है? 1। गुड, तो 1 स्क्वायर। अब लुक एट द कैलकुलेशन, इट इज सो सिंपल। लुक, पाई स्क्वायर एंड पाई, पाई क्यूब। तो पहले तो पाई क्यूब को अलग कर लेते हैं। तो पाई क्यूब को लिख दिया मैंने अलग से। 2 इंटू 0.2 0.4 0.4 इंटू 10 पावर -1 का स्क्वायर 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि वो 3 भी था वहां पे 3। Therefore torque equal to 0.4 पाई क्यूब की वैल्यू 31 10 पावर -2 upon 3। roughly speaking, approximately 1 10 0.4 into 10 4, मतलब आंसर क्या आएगा?
4 इंटू 10⁻⁻²। अब एग्जैक्ट देखोगे तो 4.133 इंटू 10⁻⁻²। उसका रीजन है हमने 30 लिया, पाई क्यूब था कितना 31 व्हाट इज 31/3 10.33 इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे 0.4 कितना आ गया 4.133 हो गया। तो दिस फाइनल आंसर इज 4.133 इंटू 10⁻⁻²। टॉर्क होता है न्यूटन मीटर में, बिकॉज टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टॉर्क इज 4.133 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म पर मिनट। एक मिनट में कितने ऑसिलेशन परफॉर्म होंगे बाय अ मैग्नेट vibrating in a plane of uniform field of 1.6 into 10⁻⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला होता है, ये पता होना चाहिए। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज टेस्ला, मतलब ऐसा यूनिट है ये मैग्नेटिक फील्ड का। द मैग्नेट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वैल्यू 3 into 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये कैनॉट बी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ध्यान देना। एंड मैग्नेटिक मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड पर मिनट बाय अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मतलब गिवन डेटा में गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास है सबसे पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला है ये बेसिकली, ऐसा यूनिट। गुड। देन मैग्नेट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ किलोग्राम मीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁶, वेरी स्मॉल। ठीक है, लेट मी जस्ट वेरीफाई इफ इट इज राइट और रॉन्ग। तो जस्ट अ मिनट, करेक्ट है, -6 करेक्ट है, फाइन। देन और क्या बताया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं म्यू से, कितना है 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। गुड। क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट, मतलब लेट अस से नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट इज कैपिटल एन। तो कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या आएगा, you know what is the definition, what is the meaning of frequency by the way, number of oscillations per second exactly। तो मुझे अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट निकालना है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। हाँ, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट इज 60 इंटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, मतलब एक मिनट। सपोज सिंपल एग्जांपल, सपोज फ्रीक्वेंसी इज 1, मतलब एक सेकंड में कितने 1, तो एक मिनट में कितने। तो क्या किया आपने 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 क्या था फ्रीक्वेंसी था, हाँ तो 60 को f से मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल। नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट f, व्हाट इज f 1 अपॉन टाइम पीरियड, बट यू नो व्हाट इज टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ। तो एक काम करना, अगर आपको इतना ही कंफ्यूजन होता है, लगता है थोड़ा सा भी गलत हो सकते हैं, तो मत करो। यू रिमेंबर 2 पाई बाय ओमेगा, राइट, ओमेगा इज रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा, याद है। एंगुलर ऑसिलेशन में ओमेगा इज अल्फा बाय थीटा, ये सब देखा था हमने। एंगुलर एक्सीलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। टॉर्क इक्वल टू म्यू बी थीटा, क्यों, क्योंकि मैग्नेट का टॉर्क होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट टॉर्क इज आई अल्फा। तो थोड़ा एक दो स्टेप बढ़ा लेना, पर गलती मत करना, राइट। तो अल्फा बाय थीटा, व्हाट इज अल्फा बाय थीटा म्यू बी बाय आई, व्हाट इज अल्फा बाय थीटा म्यू बी बाय आई, व्हाट इज अल्फा बाय थीटा म्यू बी बाय आई। तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आएगा म्यू बी बाय आई, सही है। गुड गुड। तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ इसका रेसिप्रोकल है, बाकी कुछ नहीं, तो करेंगे इसको।
we will find it out. So solution extremely simple. Solution में n total number of oscillations per minute is 60 times of frequency. But frequency is 1 upon time period. But time period is 1 upon 2 pi. 1 upon 2 pi upon root of mu p pi. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ गया? न्यूमरेटर में. तो क्या आया? आ गया mu p pi. Correct. Instead of making a mistake, it is better to increase one step, because remember we are preparing for state board and not for JEE NEET in this class. तो टाइम थोड़ा रहता है उसमें. 60/2 पाई. म्यू की वैल्यू कितनी? बी की वैल्यू कितनी दिया ना? 1.6. कैन आई राइट डाउन 1.6 as 16 to 10 power -1 और 1.6 into 10 to -5 था, तो 16 to 10 power -6 अपॉन आई कितना है 3 into 10 power -6. सिंपल कैंसल. राइट. हाउ मच? 60/2 pi into 4 बराबर 1 जा 2 जा. Wait. 60 into 2 into 1 upon pi is 0.318 बराबर. अब ये 0 इसको दे दो, तो 6 into 2 into 3.18. 3.18 का डबल 6.36. 6.36 into 6 37 38 38 के ऊपर जाएगा ये. 3.81 तो नहीं आएगा, 38.1 आएगा. तो you have 3.18 into 2 into 6 38.16. तो 38.16 oscillations per minute. ये आ गया आपका आंसर. Let us see what is the exact answer. Exact answer 38.19. ठीक है, 38.16 और 19 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है.